ये मेरा कमरा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से चले जा, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों। गुरुग्राम का रहने वाला एक लड़का एक दिन रैंडमली डिसाइड करता है कि यार मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, घर पे अच्छे से हो नहीं पाएगी, कहीं बाहर निकलता हूँ, किसी हॉस्टल में एडमिशन लेता हूँ। अपने घर वालों से बात किया और घर वालों ने सपोर्ट करके उसको एक हॉस्टल में भेज ही दिए। लेकिन जब से वो इस हॉस्टल में आया तब से उसकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बदलाव आए, ऐसी ऐसी चीज़ें घटी जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे ना। तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर हॉस्टल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके मन में एक अजीबोगरीब डर बैठ जाएगा। आइए उसी खौफनाक डरावनी घटना की कहानी जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है मोंटी नाम के लड़के के साथ घटी है, जो कि गुरुग्राम में आराम से अपनी जीवन बिता रहा था। क्लास 10th उसने पास भी किया था और क्लास 10th के बाद वो सोचा था कि मुझे पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहीं अलग जगह जाना है। उसने एक कॉलेज और हॉस्टल के बारे में पता लगा के भी रखा था। उसके कुछ पहचान के लोग थे जो वहाँ पे पढ़ाई किए थे। कसन नाम की कोई जगह है वहाँ पे उसने हॉस्टल देख के ऑनलाइन रखा था। तो अपने घर वालों को बोलता है कि मुझे वहाँ पर भेज दो 11th-12th की पढ़ाई करने के लिए, और साथ में मैं यूपीएससी की ट्राई भी करूँगा, उसकी तैयारी भी करूँगा। तो घर वाले तो पहले बोलते हैं कि यहीं पर गुरुग्राम में ही पढ़ाई कर लो, यहीं रह लो, दूर जाने की क्या ज़रूरत है, अकेले नहीं कर पाओगे, अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अपना मोंटी क्या बोलता है कि मुश्किल होता है तभी तो इंसान लाइफ में कुछ कर पाता है। अगर मैं यहीं पर आप लोगों के साथ ही रहा, आप लोगों पर डिपेंड रहा, तो मैं शायद ही ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा। बहुत सारे बच्चों की सोच ये होती है कि अगर हम घर वालों के ऊपर डिपेंड रहे बहुत बुरी तरह से तो हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। मोंटी भी ऐसे सोचता था। बोलता है कि नहीं, मैं कसन नाम की जगह पे ही जाऊंगा, वहाँ पे एक हॉस्टल देख के रखा हूँ, उस हॉस्टल में मैं एडमिशन वहीं पर रहूँगा और वहीं पे कॉलेज में एडमिशन लेके वहीं पढ़ाई वढ़ाई करूँगा। तो घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तुम जाओ, कर लो पढ़ाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वालों तरफ से परमिशन मिलता है, इसका एडमिशन भी वहाँ पर करवा दिया जाता है। वहाँ पे एक हॉस्टल देख के रखा था, उस हॉस्टल में जाता है तो वहाँ पे वार्डन क्या बोलते हैं कि इकलौता रूम खाली है जहाँ पे सिर्फ 2 लड़के हैं। बाकी जो भी रूम है ना, वो सारे रूम्स में ज़्यादा लड़के हैं, कम लड़के नहीं हैं। तो इकलौता ही वो रूम है, रूम नंबर 204, जहाँ पे सिर्फ 2 लड़के हैं। तो तुम क्या 2 लड़कों के साथ मैनेज कर पाओगे? मोंटी बोलता है कोई अकेले को कमरा नहीं मिल पाएगा जिसमें मैं अकेले रह पाऊँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई करना है तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। तो वार्डन बोलता है कि नहीं बेटा, दूसरा कोई कमरा अकेले को तो नहीं मिल पाएगा, और जो 2 लड़के हैं ना, वो जिनके साथ मैं तुमको रहने के लिए बोल रहा हूँ, वो खुद बहुत बड़े पढ़ाकू लड़के हैं। पूरे टाइम पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने कमरे से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते हैं, पढ़ाई लिखाई में फोकस करते हैं और ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। उनको आए हुए अभी कुछ दिन ही हुआ है, तो तुम वहाँ पे रह सकते हो, एक बार उनसे मिल लो, बातचीत कर लो। तो वार्डन इसको लेके जाते हैं उन लड़कों के पास, उन लड़कों के पास जाता है, उन लोगों से बातचीत करता है और बातचीत करके सीधे साधे अच्छे लड़के ही लगते हैं इसको। तो ये अपना सामान वामान तो लेके आया ही था, अपना सामान वामान सेम डे उसी हॉस्टल के कमरे में शिफ्ट कर लेता है। अभी ये अपने हॉस्टल के कमरे में रहने लगता है और घर वाले अपने शहर वापस लौट जाते हैं। आराम से इसकी ज़िंदगी यहाँ पे बीतने लगी। खाने पीने को हॉस्टल में मिल ही रहा है, 2 लड़के हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत दोस्ती हो ही गई है, और दोस्ती से ज़्यादा इसको मतलब था नहीं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है और साथ में 11th-12th भी है। तो इतना फोकस इंसान पढ़ाई लिखाई पे अगर कर रहा है तो उसको बाहर की जो फोकस करने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए। तो बेचारे के पास टाइम नहीं था। तो वो क्या करता था कि स्टार्टिंग में तो जब शिफ्ट हुआ, थोड़ी थकान वकान हो गई थी, तो जल्दी सो रहा था कुछ दिनों से। लेकिन जब सोचता है कि यार मैं ऐसी रात में जल्दी सोते रहा तो मैं पढ़ाई लिखाई कब करूँगा। और ये बात है 10 फ़ेब के 2019 की बात है, उस टाइम पे शिफ्ट हुआ था। 10 फ़ेब से क्या सोचता है, मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि अब मैं रात में जाग के पढ़ाई करूँगा। आज से लिख लेता हूँ मैं कि आज से डेली रात में जाग के पढ़ाई करूँगा, रात के 2 बजे 3 बजे क्यों ना सोना पड़े, और सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, भी चलेगा, ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं, नींद लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ऐसा सोचता है। और उस दिन से ही वो रात में जो टेबल लगा हुआ, जो चेयर था, वहाँ पर अपना बुक रख लिया
और छोटा सा जो भी लाइट होता है ना, लालटेन टाइप का लाइट होता है, वो लाइट जला लेता था और बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दोस्त लोग बोलते भी थे कि दिन में पढ़ लेना, हम लोग पढ़ते हमारे साथ, अभी क्यों पढ़ रहे रात के टाइम में, नींद डिस्टर्ब मत कर, वो भी ज़रूरी है। लेकिन ये अपने पढ़ाई के लिए बहुत फोकस था मोंटी। बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम लोग सो ना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आधे घंटे में सो जाऊँगा आके। ये पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, मस्त पढ़ाई कर रहा है। लगभग रात के 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा, 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है। उस टाइम पे उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उंगलियों से विंडो पे नॉक कर रहा है, ठक 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 करके। इनका 2nd फ्लोर है, 204 रूम नंबर है। तो बाहर साइड से विंडो पे कोई कैसे नॉक कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, सोचो, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी इसको लगता है कि मेरा वहम होगा, मैं पढ़ाई लिखाई में फोकस करता हूँ, वापस फोकस करने लगता है। लेकिन अभी भी आवाज़ आती है। वो अब सोचता है कि मुझे जाके देखना चाहिए। वो बाहर विंडो खोलता है और देखता है तो बाहर पूरा सन्नाटा, अंधेरा है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और कोई दिखाई देगा कैसे, वो तो पूरा खाली ऐसे ही है, वहाँ पे कोई लटक के थोड़ी खड़ा रहेगा। तो फिर ये ज़्यादा नहीं सोचता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान उसका लग भी नहीं रहा है, आवाज़ भी ऐसी आ रही है। सोचता है कोई बात नहीं, अब टाइम भी ज़्यादा हो गया, सो जाता हूँ, लगभग 3 बजने को आ गए हैं। वो सोने चले जाता है। उसके बाद दूसरे दिन रात में भी उठता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। वापस से इसको सेम तरह से आवाज़ सुनाई देती है विंडो पे ठोकने की। जाके देख रहा है, कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही करते करते 2-3 दिन बीत गए और अब आता है 14 फ़ेब की रात आती है, वैलेंटाइंस डे। बहुत सारे लड़के जिनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, वो लोग चोरी छुपे बाहर जा चुके हैं थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत सारे लड़के जल्दी सो गए हैं। लेकिन इसको पढ़ाई का चस्का था, तो ये पढ़ाई करने के लिए अभी भी रात में जाग ही रहा है। लगभग रात के वही 2-2:30 बजे करीब इसको वापस से विंडो से आवाज़ आती है उंगलियों से नॉक करने की। ये वापस से विंडो की तरफ देखता है। उसको ऐसा लगता है कोई झटके में भागा, ऐसा उसको महसूस होता है। वो भाग के जाता है, विंडो खोलता है। विंडो खोलता है तो क्या पाता है, एक 8-10 साल का लड़का नीचे बिल्डिंग के नीचे खड़ा है और मेरे ही विंडो की तरफ ऐसे देख रहा है ऊपर मुंह करके। इसको समझ में नहीं आता कि इतना सा बच्चा ऊपर क्यों देख रहा है और इतने रात में वो अकेले क्या कर रहा है। इतने छोटे बच्चों को रात में लोग अकेले थोड़ी छोड़ते हैं। ये बहुत तेज घबरा जाता है और उसके बाद ये आके अपना वापस से पढ़ने में कंटिन्यू करता। सोचता मुझे क्या करना है, जो भी हो, बच्चे के साथ हो या किसी के साथ कुछ भी हो, मैं क्या ही कर सकता हूँ। उसके घर वालों की जिम्मेदारी है। पढ़ाई कर रहा है, वापस से आकर टेबल पे बैठा हुआ है। उसको वापस से विंडो में ढाम कर कुछ मारने की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही विंडो की तरफ ये देखता है, उसे विंडो के बाहर वही बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है। कैसे खड़ा है नहीं मालूम, लटक के खड़ा है, हवा में खड़ा है, नहीं मालूम। ये उसको देख के बहुत तेज घबरा जाता है। वो घबराहट के मारे चेयर से उठ जाता है, जो चेयर बैठा था, और सुन पड़ के खड़े हो जाता है। और जैसे ही उस लड़के को देख रहा होता है, वो लड़का अचानक से विंडो से अंदर आता है और विंडो के पास अंदर खड़े हो जाता है। और अभी उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा अलग दिखाई दे रही थी। पूरा शरीर गीला गीला पड़ा हुआ है, नीला सा कोई तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है उसने। उसके बाल गीले हैं, आँख उसकी ढंग से समझ में नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही है, और अजीब सा विचित्र सा इसको देख रहा है और देख के ऐसे खाली उंगली दिखा रहा है इसको। ये उसको देख के बहुत तेज़ घबराता है और गिरते गिरते हो जाता है, गिरने होता है। और वापस से वो उठता है और वापस उस तरफ देखता है तो क्या पाता है, अभी विंडो के पास वो लड़का खड़ा नहीं है। इसको समझ में नहीं आता है कि ये मेरा वहम था या सचमुच में कोई आया था, ये कैसे हो सकता है। ये बहुत तेज़ घबराता है और अपने कंबल में जाके अंदर सोने की कोशिश करने लगता है घबराहट के मारे। और जस्ते से करके 1-1.5 घंटे में इसको नींद आती है, सो जाता है। उसके बाद से वो लड़का डेली उसको अपने बहुत करीब दिखाई देने लगा।
सबसे पहले विंडो के बाहर दिखाई दिया था, नीचे विंडो पे लटका हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद अंदर विंडो साइड दिखाई दिया था, और अब वो विंडो से बहुत क्लोज 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 करके इसके पास आ रहा है। हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब इसने पढ़ाई लिखाई करना भी छोड़ दिया है। रात में बस ब्लैंकेट ओढ़ता था और अंदर मुंह छुपा के लेट जाता था कि वो वापस से आज दिखाई तो नहीं देगा। कौन है वो जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी 2 लड़कों को दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत तेज घबराया रहता था। ऐसे ही वो डेली होने लगा उसके साथ। ये होगी 18 फ़रवरी की रात की बात होगी। बहुत दिन से ये सब कांड हो रहा है। वो बहुत डिस्टर्ब हो गया अंदर से, दिमागी हालत से बेचारा। एक दिन ऐसे ही वो सो रहा था, उसको ऐसा लगता है कि कमरे में कोई छप 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 करके पानी जैसा भाग रहा है। बहुत स्पीड में भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुन के अचानक से, पता नहीं क्यों डर ज़्यादा हावी होता है, वो अचानक से खुद के सर से ब्लैंकेट हटाता है, और जैसे ही ब्लैंकेट हटाता है अपने मुंह के पास यहाँ पे उस लड़के की शक्ल पाता है। उस लड़की की शक्ल उसके यहाँ पे मुंह के पास थी, और अजीब सा हवा में लटका हुआ उसके मुंह के पास दिखाई देता है। और अभी पहली बार उस लड़के ने कुछ बोला है। खुसफुसाते हुए बोलता है, ये मेरा कमरा है, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से चले जा, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजीब सी चुभने जैसी आवाज़ में बोला। ये बहुत तेज चीखता है, और इतनी तेज चीखता, इतनी तेज जितनी इसके बॉडी के अंदर ताकत थी ना, उतनी आवाज़ में चीखा है ये। तो ये जो उसके लड़के लोग सोए उसके रूम में, वो भी हड़बड़ा के उठ जाते हैं, और वार्डन और भी जो रूम पे सोए थे लड़के लोग, सब लोग उठ जाते हैं और आके इसका दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। ये अजीब सा छटपटा रहा है, डरा हुआ सा, एकदम अजीब सा हाइपर हुआ सा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ। इसका शरीर इसका कंट्रोल में नहीं है, अजीब सा हाइपर हुआ पड़ा है। जो एक लड़का था गोलू नाम का, वो फटाक जाता है, दरवाज़ा खोलता है, और जैसे दरवाज़ा खोलता है वार्डन कुछ लड़के इनके रूम के अंदर आते हैं, लाइट वाइट ऑन करते हैं। और जब लाइट वाइट ऑन करता, अभी भी ऐसा काँप रहा था, छटपटा रहा था अपना मोंटी। उसको जैसे ही देखते हैं, उसके गाल पे यहाँ छोटे बच्चे के हाथ का पंजे का निशान था, यहाँ पे गाल पे। और जैसे ही सब नोटिस करते हैं कि ये कमरे में इतना गीला गीला मिट्टी वाला पैर किसका है, और अजीब सी मिट्टी की स्मेल आ रही है, जैसे कि तालाब वालाब से कोई आया हो, वैसी स्मेल है मिट्टी की। देखते हैं बेड के नीचे भी छोटे छोटे पैर के पंजों के निशान हैं, कमरे के अंदर भी पंजों के निशान हैं। सब लोग समझ जाते हैं। और एक चीज़ और बताना भूल गए थे स्टार्टिंग में ही, कि वार्डन ने इसको आते से वार्निंग दिया था, और उन 2 लड़कों को भी दिया था कि रात में कुछ भी हो जाए, जो विंडो है ना उसको खोलना मत। और नॉक हुआ था और इसने खोला था। वार्डन ने ऐसा इसको दिया मतलब धमकी, उसके बाद भी इसने ऐसा किया था। और उसके बाद से उसकी लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी। इतना अजीब सा हो गया है वो कि वार्डन बोलते से घर पे फ़ोन करना पड़ेगा, लेकिन वो नॉर्मल रहे तब तो वो घर पे फ़ोन करे। अजीब सा छटपटा रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, कुछ कुछ बड़बड़ा रहा है, पॉजेस जैसी हरकत कर रहा है वो। तो जो लड़का गोलू था उसके साथ वाला, वो उसके घर पे फ़ोन करता है, उसके फ़ोन से उसके घर वालों को गुरुग्राम से बुलाते हैं, यहाँ आते हैं कसन में। और यहाँ आने के बाद उसके घर वाले इसकी शक्ल और इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाते हैं इसको वहाँ शहर ले जाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाने का मतलब ही नहीं है, कुछ अलग पंगा है। घर वाले मानते थे और समय रहते समझ गए, और हरियाणा के छोटे से गांव में इसको लेके गए। उनका जो गांव है वहाँ लेके गए। एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा थे जो कि उनके ही गांव के थे, उनके पास लेके गए। बाबा ने देखते से बोल दिए, वो बच्चा इसको जिंदा छोड़ने के लिए नहीं आया है, इसने उस बच्चे को खुद अंदर आने दिया, और वो कब से चाह ही रहा था कि इस कमरे में वो आए, वो इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बोलते हैं इसके घर वाले, कौन सा बच्चा, क्या जिंदा नहीं छोड़ेगा बाबा, आप बताओ, ढंग से बता। बाबा बोलते हैं उस कमरे में, कमरा नंबर 204। सब शौक कि कमरा नंबर 204 बाबा को कैसे पता। बाबा बोलते हैं 204 कमरा नंबर वो बच्चा कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि खुद वो वहाँ रहता था, और जब से वो गया है तब से वो भटक रहा है, तड़प रहा है,
और उस कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। कई बार आया भी है, बहुत सारे बच्चों को परेशान भी किया है, अब इसके पीछे पड़ा है। तो घर वाले बोलते हैं बाबा जी अब कुछ करो, झाड़ फूँक करो। झाड़ फूँक करने बाबा जी बैठते हैं, मोंटी अजीब सा हाइपर सा हुआ पड़ा है, अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। उसके राइट पैर के अंगूठे में बाबा जी ने एक काला धागा बांधे थे, शायद प्रोटेक्शन के लिए बांधे होंगे, और बोले थे 41 डेज तक इसको गंगा नदी में डेली स्नान करवाना है। डेली मतलब नहलाना है उसको 41 डेज तक डेली गंगा नदी में नहलाए। और बाबा जी ने एक वार्निंग और दिए थे, कुछ भी हो जाए उस जगह पर वापस इसको नहीं जाने देना है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वहाँ गया कमज़ोर हो चुका है, वापस उस बच्चे की आत्मा इसके ऊपर हावी हो सकती है। इसको वहीं रखे, पढ़ाई लिखाई में भी इसको प्रॉब्लम हुई। उसके बाद जब ठीक हुआ तो कहीं और दूसरी जगह एडमिशन करवाए, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करवाए। ये जो घटना 2019 में घटी थी, उसके और भी दोस्तों ने पता लगाने की कोशिश की कि कौन बच्चा था, क्या था। तो दोस्तों ने पता लगाया वॉचमैन से वहाँ पे हॉस्टल के, तो पता चला कि ये पहले बच्चों का हॉस्टल हुआ करता था, छोटे बच्चों का, स्कूल वाले बच्चों का। और बदमाश बच्चे जो होते थे, जिनके घर वाले उनको भेज देते, हॉस्टल में जाकर रखो, पीटेंगे तो शांत होंगे, सुधरेंगे। तो एक बच्चे को और उसके घर वालों ने, दक्ष नाम था शायद, कुछ तो नाम था, हाँ, उसके घर वालों ने इसको यहाँ पे भेजे थे, दक्ष नाम के लड़के को। यहाँ पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था, लेकिन एक साल शायद उसके मार्क्स कम आए थे या कुछ तो बदमाशी कुछ तो किया था। उसके पापा को कंप्लेन गया, उसके पापा आए, उसके पापा पूरे हॉस्टल वालों के सामने उसको बहुत ज़्यादा पीटे, जितना नहीं पीटना चाहिए था। सब बेइज्जती भी हुई, बदनामी भी हुई। बच्चे को ख़राब लगा, उसको बहुत गंदा फील हुआ कि मेरे पापा सबके सामने मेरी बदनामी कर दी है। एक दिन वो 3rd फ्लोर पे गया और ख़ुद को खुश कर लिया। नीचे एक पानी की टंकी थी, उसका जो शरीर भी मिला वो 2-3 दिन बाद पानी की टंकी में स्मेल आने की वजह से वो गिरा, तो सीधा वहीं गिरा था। तो उसके बाद से उसकी आत्मा वहाँ भटकती ही है। वॉचमैन ने ऐसा बताया इसके दोस्तों को, उसके दोस्तों ने फ़ोन करके बताया था इसको, मोंटी को, कि ऐसा ऐसा है भाई, अच्छा वो तू बच गया, और हम लोग भी छोड़ चुके हैं, हम लोग भी नहीं रहते उस हॉस्टल में, दूसरे कमरे में नहीं रहते, उस कमरे में दूर की बात है, हम लोग भी दूसरी जगह रहने लगे हैं वो। लेकिन घटना 2019 वाली इतनी खतरनाक थी कि अभी तक मोंटी के दिमाग से कहीं से भी निकल नहीं पाया है। उसने और भी दोस्तों को बताया, और ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी साक्षी ने लिख के भेजे, जो कि मोंटी के ही दोस्त हैं। चलो बहुत ही अच्छा हुआ, साक्षी ने ये कहानी हमको लिखकर भेजी, एक बहुत ही अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो लिख के भेज सकते हो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट करना। वहाँ पे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपका इंतज़ार कर रहा है। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।